नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। पेट्रोल डीजल की कीमतों का यहाँ दौर लगातार जारी है और तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आज एक बार फिर से दोनों ईंधनों की कीमतों में इजाफा हुआ। आज पेट्रोल की बात करें तो 35 पैसे प्रति लीटर और डीजल 28 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। इस बढ़ोतरी के साथ राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 98.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात कर लेते हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कमी देखी जा रही है, तो वहीं घरेलू बाजार में तेल की कीमत लगातार बढ़ रही है। 4 मई के बाद आज 32वीं बार तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी थमने का नाम ही नहीं ले रही है, तो यहाँ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार आग लग रही है और आज 32वां दिन है जब पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई है। डीजल में 28 पैसे का इजाफा हुआ है, तो वहीं पेट्रोल की बात कर ली जाए तो पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। कल हालात सामान्य थे, लेकिन बावजूद इसके एक दिन छोड़ के पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की गई। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव फिलहाल 98.81 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.18 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया है। देखिए, आम जनता के लिए काफी ज्यादा चिंता का विषय, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता काफी ज्यादा चिंता में नजर आ रही है। लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, थम नहीं रही हैं और आग लगती हुई नजर आ रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 32वां दिन है आज पेट्रोल डीजल के दामों को, और फिलहाल आप ये बताइए कि यहाँ आम लोगों का क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से बात करें कि पेट्रोल डीजल के दामों की, तो लगातार 32 दिन हो चुके हैं और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता चला जा रहा है। मगर जनता की बात करें तो जनता बिल्कुल परेशान है, क्योंकि लगभग 100 रुपए के करीब पेट्रोल जा चुका है और डीजल के दाम भी 90 रुपए के करीब आ चुके हैं। मगर जिस तरीके से बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही सारी चीजों का आवाजाही होता है और कहीं ना कहीं जो असर है पेट्रोल डीजल के दाम का बढ़ने का जो असर है वो और जरूरत की चीजों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी को लेकर ट्रांसपोर्टेशन जो अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं अब नाराज होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो चलाते हैं, यानी कि जिनकी गाड़ियां चलती हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार से नाराज है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उनको अपने अर्थव्यवस्था संभालने के लिए काफी दिक्कतें हो रही है और जनता बिल्कुल परेशान होती नजर आ रही है, क्योंकि जनता जो है वो सरकारों से अब नाराज होती नजर आ रही है, क्योंकि 100 रुपए के करीब पेट्रोल के दाम हो चुके हैं, तो उससे जो घर की रसोई है उस पर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी राजीव, अभी आपने कहा कि अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, लेकिन बावजूद इसके जब कोरोना काल था 2019 की बात करें, 2020 की बात करें, तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी। लेकिन यहाँ पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ाना, क्या अर्थव्यवस्था संभल जाएगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से कोरोना काल के अंदर जब सरकार ने अर्थव्यवस्था संभालने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को राहत दी और राहत पैकेज का भी अनाउंस किया गया था, मगर जिस तरीके से आज जो स्थिति है, यानी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सरकारें सबक नहीं ले रही है और ना ही जनता को कोई राहत देने की कोशिश कर रही है। मगर यही जरूर है, अगर इसी तरीके से दाम बढ़ते रहे तो जनता बिल्कुल नाराज दिखाएगी और अपनी नाराजगी के साथ साथ जो आने वाले चुनाव होंगे उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जनता का गुस्सा देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल राजीव, जब आगे आने वाले चुनाव होंगे उसमें जनता का गुस्सा तो फूट ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर बात पेट्रोल डीजल के जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए जाते हैं, अगर उन्हें हटा दिया जाए तो आम जनता को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों पर जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही जीएसटी और प्लस चार्जिंग तय होता है, मगर उन दोनों में से अगर कटौती की जाए, यानी कि राज्य सरकार अपना कटौती थोड़ा कर दे और केंद्र सरकार थोड़ा सा कटौती उसमें करे, तो कहीं ना कहीं जनता को काफी बड़ी राहत मिल सकती है। मगर जिस तरीके से अभी तक ना तो केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी कटौती की गई है पेट्रोल डीजल के दामों में और ना ही राज्य सरकारों की तरफ से, सिर्फ राजनीति की जा रही है और सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल राजीव, राजनीति तो की जा रही है और जनता बिल्कुल गुमराह की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पारीपोरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहाँ सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि पारीपोरा इलाके में कल से चल रहे मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने लश्कर कमांडर अबरार समेत 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है, जिसमें घर में आतंकी छिपे थे। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया। आतंकवादियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई हैं और पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। वहीं मुठभेड़ में CRPF के 3 बहादुर घायल हुए हैं। इसमें से एक असिस्टेंट कमांडेंट SI और जवान भी शामिल हैं।
बताते चले ये भी कि असिस्टेंट कमांडेंट की यहाँ गंभीर हालत बनी हुई है और उसे आर्मी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में रविवार रात को आतंकवादियों ने एसपीओ फयाज अहमद, उनकी पत्नी और बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ बेटी पहले घायल बताई जा रही थी, लेकिन बाद में कल देर शाम तक की बात करें तो तब तक बेटी की मौत हो चुकी थी। घटना की जिम्मेदारी आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ले ली है और इससे पहले फ्रंट फोर्स स्टेशन पर शनिवार रात को ड्रोन से 2 धमाके किए गए थे। और केंद्र सरकार की नई सोशल मीडिया गाइडलाइंस को लेकर अब खींचतानी लगातार जारी है और ऐसे में सरकार और यहां फेसबुक के खिलाफ भी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। सूचना और प्रौद्योगिकी संबंधी संसद की स्थायी समिति ने 29 जून को फेसबुक और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को तलब करने के लिए कहा है। बैठक में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, सामाजिक ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम पर उनके विचार पर चर्चा की जाएगी। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिलाओं की सुरक्षा भी देखी जाएगी और इस पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। और ये बैठक आज 4 बजे होगी। आपको बताते चले कि इसके अलावा एक बैठक अगले माह के लिए भी निर्धारित की गई है, जो बैठक 6 जुलाई मंगलवार शाम 4 बजे होगी। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसद की स्थायी समिति ने अब फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के प्रतिनिधियों को समन जारी करके 29 जून को अपने समक्ष पेश होने को कहा है। इधर समिति इन कंपनियों से नागरिकों के अधिकारों को और रक्षा और सोशल ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग की रोकथाम पर उनके विचार भी जाने जाएंगे। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच तनाव लगातार जारी है और इस बीच ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर भारत का जो नक्शा दिखाया उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख को शामिल नहीं किया गया। आरोप यह है कि ट्विटर ने अपनी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग-अलग देशों के तौर पर दिखाया। हालांकि ट्विटर ने यह गलत नक्शा हटा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसकी इस हरकत के खिलाफ यूपी में केस दर्ज हो गया है। बता दें कि यूपी के बुलंदशहर में बजरंग दल के एक नेता की शिकायत पर ट्विटर इंडिया के प्रबंधक निदेशक मनीष माहेश्वरी के खिलाफ भारत का गलत नक्शा दिखाने की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल ट्विटर के करियर पेज पर ट्वीट लाइफ सेक्शन में वर्ल्ड मैप है, जहां से कंपनी ये दर्शाती है कि दुनिया भर में ट्विटर की एक टीम है। इस मैप में भारत भी शामिल है। यहाँ ये भी बताते चले कि लेकिन यहाँ भारत का जो नक्शा है वो विवादित दिखाया गया है। इसके बाद जो दुरुस्त कर लिया गया है, लेकिन यहाँ तब तक बवाल मच चुका था। गौरतलब अब ये है कि यह पहली बार नहीं है जब ट्विटर ने भारत के नक्शे को गलत तरीके से पेश किया है। इससे पहले भी ऐसी लापरवाही की गई। इससे पहले की बात करें तो यहाँ लद्दाख को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया गया, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था। और साइबर एक्सपर्ट खुशबू जैन का यह कहना है कि ट्विटर का जो ये एक्शन है वो पहले भी कई बार हो चुका है और हर बार ट्विटर का कोई ना कोई बहाना लेता है, लेकिन इस बीच बचना काफी ज्यादा मुश्किल है। ट्विटर का रीसेंट एक्शन जहाँ पे उन्होंने हमारे देश के नक्शे को अलग बताया है जम्मू एंड कश्मीर से, तो ये जो एक्ट है ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप देखें तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 1990 का, उसके हिसाब से कोई भी इनकरेक्ट डिपिक्शन अगर होता है मेरी इंटरनेशनल इंडिया की इंटरनेशनल बाउंड्री का, तो वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, जहाँ पर आपको सजा मिल सकती है 6 साल की या फिर आपको आपके ऊपर फाइन लग सकता है। और अभी जो हमने हाल ही में देखा कि जो नए 2021 के रूल्स आए थे उनके हिसाब से अगर आप उन 2021 रूल्स को अबाइड नहीं करते हैं तो आपके ऊपर जो सेक्शन 79 के तहत जो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन दिया गया था इंटरमीडियरीज को, वो आपके यहाँ से हट जाएगा। आप लाइबल रहेंगे। कोई भी कंटेंट जो आपके प्लेटफॉर्म पे रहता है तो आप भी उसके लिए लाइबल रहेंगे। आप एज अ पब्लिशर उसके ऊपर आपके ऊपर उसी तरीके से एक्शन लिया जाना चाहिए जैसा कि नॉर्मली किसी के खिलाफ लिया जाए। तो ये जो रीसेंट एक्शन ट्विटर का है ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पहले भी बहुत बार हुआ है। वो हर बार इस चीज से छूट गए एक अपॉलॉजी देकर। कभी उन्होंने थर्ड पार्टी कंटेंट को लेकर बोल दिया या कभी उन्होंने इस चीज को लेकर बोला कि ये इंटरनल सिस्टम्स या उसको लेकर गड़बड़ हो चुकी है। पर इस बार जहां उनके ऊपर इंटरमीडिएट स्टेटस का प्लेटफॉर्म का सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनके पास नहीं है, इस बार उनका बचना बहुत मुश्किल है। और पंजाब कांग्रेस में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में पिछले काफी समय से विवाद चल रहा है।
दोनों ही नेता के बीच में यहाँ लगातार विवाद भी चल रहा है और दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजियां भी करते हुए नजर आ रही हैं। और इन दोनों के बीच टकराव को लेकर एक बार फिर से यहाँ हाईकमान मंथन कर चुका है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है। कांग्रेस आलाकमान ने एक बार फिर दोनों के बीच जारी टकराव को दूर करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें राहुल गांधी ने तलब किया है। आज नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात कर सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में पिछले कुछ समय से राजनीतिक संकट लगातार जारी है और पिछले दिनों इसी तकरार को कम करने के लिए सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली बुलाया गया था। वहां उसी मामले को लेकर बनाई गई 3 सदस्यीय पैनल के सामने पेशी हुई थी। कैप्टन ने समिति के सामने सिद्धू को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सपा और बसपा दोनों ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम से दूरी बना ली है। दरअसल यहां दोनों ही पार्टियां राज्य में अपने मुस्लिम वोट बैंक में एक और हिस्सेदारी बनाना नहीं चाहती। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी असदुद्दीन ओवैसी दूसरे बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन नहीं कर गए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि बिहार में गठबंधन के बाद बीएसपी ने ओवैसी से सार्वजनिक दूरी बना ली है, जबकि सपा ने भी ओवैसी से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सपा और बसपा दोनों ने ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम से दूरी बना ली है। दरअसल दोनों ही पार्टियां राज्य में अपने मुस्लिम वोट बैंक में एक और हिस्सेदारी बनाना नहीं चाहती और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल की तरह ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी दूसरे बड़े क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन नहीं कर पाए। बिहार की बात करें तो बिहार में गठबंधन के बाद बसपा ने ओवैसी से सार्वजनिक दूरी बना ली है, जबकि सपा ने भी ओवैसी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। कोरोना और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट झेल रहे प्रवासी मजदूरों को राहत के मामले में सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। यहां जज अशोक भूषण और जज एम.आर. शाह की पीठ ने 11 जून को एक्टिविस्ट अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित किया था। लेकिन यहाँ नई याचिका की बात करें तो नई याचिका 2020 एक लंबित स्वयं संज्ञान मामले में दायर की गई थी। इस बीच पिछले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल मई में प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लिया था। राज्यों को प्रवासी श्रमिकों से किराया नहीं लेने और ट्रेन या बसों में चढ़ने तक मुफ्त भोजन प्रदान करने समेत कई निर्देश पारित किए थे। आदेश को सुरक्षित रखते हुए बेंच ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ONORC योजना लागू करने के लिए कहा था, क्योंकि ये प्रवासी श्रमिकों को दूसरे राज्यों में उनके काम के स्थान पर दिया गया था। तो यहाँ इनके काम के स्थान पर राशन प्राप्त करने की अनुमति देता है और बताया जा रहा है कि जहाँ उनके राशन कार्ड रजिस्टर्ड नहीं है। राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार खनन के क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू करेगी। माइनिंग के लिए खनन ब्लॉक्स आवंटन समेत अन्य गतिविधियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े, विकलांग, युवाओं समेत महिलाओं को भी आरक्षण देने की तैयारी की जा रही है और यहां सब कुछ तय होने के बाद नई खनन नीति को लॉन्च किया जाएगा। दावा ये किया जा रहा है कि खनन गतिविधियों में आरक्षण लागू करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। राजस्थान को लंबे अरसे से नई माइनिंग पॉलिसी का इंतजार है। नई पॉलिसी बनाने का काम 90% तक पूरा हो चुका है, लेकिन यहाँ सीएम अशोक गहलोत ने इस पॉलिसी को होल्ड कर दिया है और इसमें आरक्षण का प्रावधान शामिल करने के निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने माइनिंग विभाग की एक समीक्षा बैठक की थी। बताते चले कि इस बैठक के बाद उन्होंने नई माइनिंग पॉलिसी में खनन में आरक्षण देने की बात कही है और इसी के चलते सीएम के इस फैसले की चर्चा खनन को लेकर सियासी गलियारों तक है, क्योंकि इससे पहले देश भर की बात करें तो कहीं भी खान आवंटन में आरक्षण का प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि प्रदेश की माइनिंग पॉलिसी करीब करीब फाइनल थी और इस पॉलिसी में राजस्थान में खनन क्षेत्र में ज्यादा बेहतर काम का फोकस किया गया था। इसके साथ ही यहाँ ये कोशिश की जा रही थी कि प्रदेश में कैसे ज्यादा बेहतर तरीके से काम किया जाए और कैसे खनन के नए भंडार खोजे जाएं। खनन के जरिए प्रदेश में ज्यादा रोजगार का सृजन कर पर्यावरण फ्रेंडली बनाया जाए।
उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सोमवार को जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई और बताया जा रहा है कि इस दौरान अंसारी ने नियमों का हवाला देते हुए अदालत से अनुरोध किया कि अन्य जेलों की भांति उसकी बैरक में भी टेलीविजन की सुविधा प्रदान की जाए। अंसारी ने इस मामले में राज्य सरकार पर उसके साथ सुतीला व्यवहार करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि इस बीच कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश ने अंसारी को 5 जुलाई तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई उसी दिन होगी। बताते चले ये भी कि मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन ने यह बताया कि मुख्तार ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से यह भी अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश मेडिकल बोर्ड के जरिए उसके स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए गए थे, लेकिन यहाँ जेल में रहते हुए अंसारी की रोज फिजियोथेरेपी की जाए, लेकिन यहाँ बांदा जेल प्रशासन आज तक ऐसा नहीं कर रहा, जिससे भविष्य में अंसारी की स्वास्थ्य समस्याएं काफी ज्यादा बढ़ सकती हैं। और यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स मानने और सम्मान लाभ देने की मांग को लेकर जनहित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। बताते चले कि सोमवार को हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में मांग की कि सभी प्रेस और मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स माना जाए और सम्मान दिया जाए। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव, मुख्य शासन सचिव और वित्त विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर दिया है। इधर याचिकाकर्ता चंद्रशेखर व्यास की तरफ से भी दायर की गई थी, जिस पर राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने सुनवाई की थी। ये भी बताते चले कि याचिकाकर्ता की पैरवी वकील राजवेंद्र सारस्वत ने की और जनहित याचिका ने सभी मीडिया और प्रेस कर्मियों को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स मानने के बावजूद प्रभावित होने पर सम्मान लाभ देने की मांग रखी थी। तो यहाँ याचिकाकर्ता ने मांग ये की कि सरकार और अधिस्वीकृति और गैर अधिस्वीकृति पत्रकारों में भेदभाव ना करें और कोरोना संक्रमित मृत पत्रकारों के परिवारों को 50 लाख रुपए मुआवजा राशि दी, भले ही वो अधिस्वीकृति हो या ही नहीं। और इस बीच ये भी बताते चलें कि इससे पहले कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके मुताबिक जिन वकीलों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है, 14 दिन पूरे हो गए हैं, उन्हें भी न्यायालय परिसर में एंट्री मिल चुकी है। तो यहाँ एंट्री मिल पाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि जिन वकीलों को मेडिकल कारणों की वजह से वैक्सीन नहीं लग पाई है, उन्हें नियम से छूट दी गई है, यानी जरूरत पड़ने पर वो परिसर में अब आ सकते हैं। और दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो यहाँ जिस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, एक सब्जी विक्रेता ने यहाँ ये बताया कि यहाँ काफी समय से भीड़ होती है। जो लोग यहाँ आते हैं मास्क नहीं लगाते, जिनसे हमें डर लगता है। अगर सभी मास्क लगाएंगे तो सभी सुरक्षित रहेंगे। बाकी यहाँ जितने भी आदमी भीड़ होता है, हम लोग को परेशानी बढ़ता है, डर लगता है इस चीज से। हाँ, ये बात है, सभी आदमी मास्क लगा के आवे तो आदमी सब सेफ्टी रहेगा। लहर आने वाले हैं वो यहाँ पर कोई आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। और यहाँ जो है ना, जितने भी ग्राहक आते हैं, जब यहाँ हम लोग रहते हैं, और यहाँ जो है सर ये है ना कि यहाँ पे कोई ग्राहक जो है ना ज़्यादा करके मास्क नहीं लगा के आते। यहाँ पर कोई किसी कहने वाले नहीं है। अपना मास्क लगावे, सैनिटाइजर करें, अपना हिफाजत अपना रखें। हम लोग तो मजदूर आदमी हैं, काम भी करते हैं, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर लगाते हैं, अपना हिफाजत में रहते हैं। रही सब आदमी से विनती करते हैं, सारे आदमी मास्क लगावे, सैनिटाइजर अपना हिसाब से काम। और देश भर में वैक्सीनेशन का काम तेज गति से आगे बढ़ रहा है। इस बीच केंद्र सरकार एक नई पहल की शुरुआत करने जा रही है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज करने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को जुलाई में और वैक्सीन देगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 12 करोड़ वैक्सीनेशन की डोज देगी। इन 12 करोड़ डोज में कोविशील्ड के 10 करोड़ शॉट्स और कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 2 करोड़ शॉट्स शामिल होंगे। हालांकि सरकारी आंकड़ों की बात कर ली जाए तो सवाल ऐसा उठ रहा है कि देश को दिसंबर 2021 तक फुल वैक्सीनेट करने का लक्ष्य कैसे पूरा हो पाएगा।
और यूपी के महोबा की बात कर लेते हैं। यहाँ नाबालिग दलित किशोरी के साथ गांव के ही 4 दबंगों ने 4 महीने तक सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप यह है कि नाबालिगा के गर्भवती होने पर दबंगों की घिनौनी करतूत सामने आ गई। परेशान और शर्मसार होकर पीड़ित किशोरी ने पुलिस से यहां आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है और यहां न्याय की गुहार तक लगाई है। फिलहाल इस घटना का संज्ञान लेते हुए एसपी के निर्देश पर करीब 6 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे भी फिलहाल जांच जारी है। हमें कट्टा अड़ा रहे थे। बाप कह रहे थे कि हम दोनों भैया को तो तुम्हारे बाप को घर बताएगी तो जान से मार डालेंगे और बंधा में फेंक आएंगे। हमारी लड़की को ये हुआ कि का कोई है सो 4 महीना से बलात्कार कर रहे हैं हमारी लड़की के साथ में। कौन कर रहे? ये बीपी, राम बाबू, बड़े और रघु। हमारी लड़की की जा रही थी दुकान पे, इनने छेड़ के इनने 4 महीना से हमारी लड़की का बलात्कार करो। तो लड़की ने 4 महीने बताया नहीं आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? हमें बताया नहीं, धमका रही थी लड़की को, कह रही थी लड़की को कि ऐसा मार के तुम्हारे बाप को माँ को बंधा में सरा देंगे। तो लड़की ने डरन के बाद नहीं बताया। तो फिर हम निमंत्रण गए, निमंत्रण से हम लौटे, हमने सोची लड़की ये क्या हो गया। तो लड़की बोली कि ऐसा मम्मी ये आशा पहले बीपी और आशा दोनों लेके महोबा। और यूपी के नोएडा में ड्यूटी कर रहे ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ एक व्यक्ति ने आकर मारपीट की। दरअसल पूरा मामला है क्या, आइए बताते हैं। जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस ने व्यक्ति की गाड़ी को रोका, यहां गुस्साकर व्यक्ति ने ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जाँच जारी है। की घटना है, खोड़ा तिराहे पे ड्यूटी कर रहे एक ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ एक अजय सिंघल नामक व्यक्ति ने आकर के मारपीट की। बेसिकली इनकी गाड़ी कहीं किसी रॉन्ग प्लेस पे पार्क थी, उन्होंने जाकर उस गाड़ी को हटवा दी थी और उसके कुछ देर के बाद ये व्यक्ति गाड़ी लेकर के तेज़ से चलाते हुए उसकी ओर आए और ये अपने आप को बचा साइड में किया। उसके बाद ये व्यक्ति गाड़ी रोकता है, रुकने के बाद इसने उसके साथ हाथापाई, उसके साथ मारपीट की है। इसमें हम लोगों ने उपयुक्त धाराओं। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। यहां हाई कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए यात्रा पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने तीर्थ स्थलों से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से मंदिरों में चल रही रस्मों और समारोहों का देश भर में सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने को कहा था। हालांकि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। उत्तराखंड सरकार ने कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की और गाइडलाइंस में ये कहा गया कि 1 जुलाई से 4 धाम यात्रा का पहला चरण शुरू होगा, वहीं 11 जुलाई से यात्रा का दूसरा चरण शुरू होगा। यात्रा के लिए कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लाना बेहद ही अनिवार्य बताया गया है। यहाँ गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने यात्रा के दौरान पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार की व्यवस्थाओं पर असंतोष जारी किया और मुख्य न्यायाधीश RS चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा ने खंडपीठ की यहां राज्य मंत्रिमंडल के उस फैसले पर रोक लगा दी थी। इसके बाद चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को 1 जुलाई से हिमालयी धामों के दर्शन की अनुमति दी गई थी। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने 4 धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सोमवार को एक सुनवाई के दौरान कैबिनेट के फैसले को पलटते हुए यात्रा पर रोक लगा दी और इधर हाई कोर्ट ने तीर्थ स्थलों से जुड़ी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से मंदिरों में चल रही रस्मों और समारोह का देश भर में सीधा प्रसारण करने की व्यवस्था करने को कहा था। और यूपी के झांसी की बात कर लेते हैं। यहां जनपद बड़ा गांव ब्लॉक में स्थित बराठा ग्राम में बनी यहां अस्थायी गौशाला पूर्ण रूप से मधुशाला बनी हुई है और यहां नजर भी आ रही है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। गौशाला के हालात कुछ और ही नजर, तो देखिए यहाँ कुछ और ही चीजें बयान कर रहे हैं, जहां गाय के भोजन करने के स्थान पर शराब के खाली बोतलें दिखाई दे रही हैं। और इतना ही नहीं, गौशाला में गोवंश भी मृत पड़ा हुआ मिला है, जिसमें कुत्ते बुरी तरह से नोच रहे हैं।
तो यहाँ तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत दिखाई दे रही है। एक निजी गौशाला में लापरवाही का मामला सामने आया है। यहाँ स्थायी गौशाला में शराब की बोतलें देखी गई हैं। जहाँ पर बड़ा गांव ब्लॉक में उपस्थित ग्राम बराठा गांव में अस्थायी गौशाला का तो निर्माण किया गया, लेकिन आपको बता दें गौशाला पूर्ण रूप से मधुशाला बनी हुई नजर आई है। आज मौके पर जाकर देखा गया तो वहां पर गाय के खाना खाने के स्थान पर शराब के क्वार्टर्स पड़े हुए पाए गए। साथ ही साथ गौशाला के अंदर मृत गौवंश भी पाया गया। यह मृत गौवंश को देखकर यह नज़र आता है कि यह काफ़ी समय से वहाँ पर मृत पड़ा है, लेकिन उसकी कोई देखरेख नहीं हुई, ना ही वहाँ को उस गौवंश को वहाँ से हटाया गया। आपको बता दें कि पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं सचिव और वीडियो की घोर लापरवाही सामने नज़र आ रही है। ग्रामवासियों ने आरोप भी लगाए हैं गौशाला के लिए कि जिस तरह से गौशाला में गंदगी पड़ी हुई है, साथ ही गौशाला की जालियां टूटी पड़ी हुई हैं, जिस कारण गौवंश बाहर निकल के भाग जाते हैं। और वहां पर 3 चौकीदार मौजूद हैं, लेकिन वहां आज के समय कोई भी चौकीदार उपस्थित नहीं पाया गया। आखिर क्यों इस तरह की घोर लापरवाही ब्लॉक प्रशासन कर रहा है? पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं योगी सरकार के आदेशों को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मुकेश झा के साथ विवेक राजौरिया, ANB न्यूज़ झांसी। फिलहाल भी इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।